नोट बेस्ड कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। सो ऑल्दो भी हमने कंपोजिटिंग की है आफ्टर इफेक्ट्स और इन सब के अंदर भी। तो पहले तो कंपोजिटिंग क्या है, क्या होती है कंपोजिटिंग? हाँ बता। जो जो हमारे पास चीजें होती हैं मैन्युअली मर्ज करना है या वैसे कंबाइन करना। तो फिर मैट पेंटिंग में भी तो यही करते हो, Yes, sir. उसे क्यों नहीं कंपोजिटिंग बोलते? थोड़ी कंबाइन सर एक्स्ट्रा एलिमेंट जिससे सीन में जाना है। वो तो हर जगह है ना, फोटो मैनिपुलेशन में भी यही कर रहे हैं, तो उसे मैट कंपोजिटिंग थोड़ी बोलते हो। तो वीडियो तो मैट नहीं, अगर मैं स्टिल इमेज के पास से निकाल कंपोजिट करूँ, नहीं हो कैमरा मूवमेंट, तो भी कंपोजिटिंग ही है। एक आर्किटेक्ट का एक इमेज निकाल रहा हूँ, रेंडर पास से निकाल रहा हूँ मैक्स माया से, तो भी तो कंपोजिटिंग कर रहा हूँ, और उसको फोटो मैनिपुलेशन नहीं बोलूँगा। तो ये लेना देना नहीं है उसमें कि वीडियो है तो ही कंपोजिटिंग है, स्टिल इमेज की भी कंपोजिटिंग है। क्या फर्क है दोनों? तो मैट पेंटिंग में खुद बनाते हैं तो किसी दूसरे बात के दूसरे सॉफ्टवेयर में तो काम करते हैं। ओके, वैलिड पॉइंट, मान सकते हैं। कंपोजिटिंग में क्रिएशन कम होती है, कंबाइनिंग ज़्यादा होती है। पर मैट पेंटिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्रिएशन भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, कंपोजिटिंग जो है वो ऊपर लेवल की चीज, जो नीचे से आए हुए इनपुट्स को क्या करती है, एक ओवरऑल लुक प्रोवाइड करती है। पर मैट पेंटिंग ऑन दी अदर एंड इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लैंडस्केप। यही तो करते हैं, उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, बस एक लैंडस्केप वाला बैकग्राउंड ही तो बना रहे हैं। उसमें भी हम चीजें उठा रहे हैं कहीं ना कहीं से, बट मेन चीज डिफरेंस क्या है, कंपोजिशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ स्टोरी। हम कंपोजिशन किसकी करते हैं, स्टोरी की कंपोज कर रहे होते हैं। यानी किसी भी अगर सीन को कंपोजिट करो, इसका मतलब आप उसके अंदर क्या दिखा रहे हो, विजुअल एलिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके अंदर एक स्टोरी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू योर विजुअलाइजेशन। विदाउट कंपोजिशन या विदाउट कंपोजिटिंग वो आपका नल वॉइड हो जाती है चीजें, वो आपको फ्लैट लग रही होती है। पर जब आप उसके अंदर एक कंपोजिटिंग कर देते हैं, तो उसके बाद सीन में क्या आ जाती है, डेप्थ आ जाती है। आपको समझ में आता है कि अच्छा उसमें स्टोरी इस तरह से क्या हो रही है, नरेट हो रही है, राइट। तो बस इतना मेजर डिफरेंस है। कंपोजिशन बेसिकली अलग अलग आए हुए एलिमेंट को कंबाइन करने का प्रोसेस है, और मैट पेंटिंग में क्रिएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। कंपोजिटिंग में भी क्रिएशन हो सकती है, बट नॉट अप टू द लेवल ऑफ मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग में ज्यादा लेवल पे क्रिएशन होती है, कंपोजिशन में क्रिएशन का लेवल बहुत क्या होता है, मिनिमम होता है। हाँ, एलिमेंट्स को ही अरेंज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उनको वो विजुअल प्रोवाइड करना ही सबसे ज्यादा बड़ा टास्क होता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को कंपोजिशन नहीं देंगे या कंपोजिटिंग नहीं करेंगे, तो इट विल लुक लाइक अ फ्लैट सीन। तो उसके अंदर से स्टोरी, डेप्थ, विजुअल एलिमेंट्स, फॉग, ये सब चीजें ऐड करना या स्टोरी को जनरेट करना, ये काम कंपोजिटर का होता तो वो भी तो एक तरह की क्रिएशन ही होगी ना, एलिमेंट को है। हम क्रिएट नहीं कर रहे, कंबाइन कर रहे हैं। एक एलिमेंट को हम उस तरीके से वो कर रहे हैं, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी तो क्रिएट नहीं किया ना मैंने कुछ भी, तूने मेरे को कुछ दिया, उसको मैंने इनहेंस किया, उसकी स्टोरी लाइन क्रिएट कुछ नहीं किया ना। जैसे अब तुम एक बार पैदा हो गए, तो पैदा होके बस खत्म हो गया ना वहां पे, उसके बाद तुम्हारे अंदर कोई क्रिएशन थोड़ी प्रोसेस हुआ। तुमने अपना वो क्या किया, अडेप्ट किया, सीखे, ग्रो किए, अपग्रेड हुए, चीजें बढ़ी आपकी।
पर दोबारा बर्थ तो नहीं हो ना। पर मैट पेंटिंग क्या है, वो हर बार कुछ क्या कर रही है, नया बर्थ कर रही है। पर कंपोजिशन हर बार नया बर्थ करने की वो टेंडेंसी उसमें नहीं होती है। अगर एलिमेंट है ही नहीं तो कंपोजिटिंग है ही नहीं। दूसरा, मैट पेंटिंग ह्यूमन को इन्वॉल्व नहीं करती, कंपोजिटिंग ह्यूमन को इन्वॉल्व कर सकती है। मैट पेंटिंग हर बार स्टोरी का पार्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर कंपोजिटिंग हर बार किसका पार्ट होगी, स्टोरी लाइन के लिए ही की जाएगी। कुछ ना कुछ विजुअल आपको दिखाना है। इसलिए उसमें एक आधा डायरेक्शन चलता है कंपोजिटर का कि वो उसको विजुअल अपील कैसे प्रोवाइड करता है। ओके, क्योंकि एलिमेंट तो 3D वालों ने बना लिए, और कंपोजिटिंग इज अ मोस्ट टेक्निकल प्रोसेस, क्योंकि नीचे के डिपार्टमेंट सब होते हुए उन्हें काम करना नहीं आता। इसलिए कंपोजिटर को बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती है, अपने एंड को सुधारनी पड़ती है। तो नीचे से एक बार अगर काम आ गया तो विल नॉट नेवर गो इनसाइड द प्रोसेस ऑफ री रेंडरिंग। एक बार जो रेंडर होके आ गया, अब दोबारा उसकी कॉस्ट बियर नहीं की जा सकती। और वो सारी गलती कौन सुधारेगा, कंपोजिटर को ही सुधारेगा। आप नीचे जाके बेस लेवल मॉडलिंग में चेंजेस नहीं ला सकते। तो अगर मॉडलिंग पे चेंज नहीं ला सकते, फिर टेक्सचरिंग पे नहीं आएंगे। अब टेक्सचर में उसने आके बोल दिया आपसे कि नहीं यार, यू नीड टू चेंज दिस पर्टिकुलर टेक्सचर, आई कांट गो बियॉन्ड द डाउन द लाइन में पूरे पहले नीचे स्टेप पे आप जाने का रिस्क नहीं ले सकता। पर क्लाइंट को डिनायल मोड में भी नहीं जा सकते। ऑल द अप्रूवल सब कुछ हो रखा है, सब कुछ था पहले, मेल पे चल रहा है सब कुछ, फिर भी स्टिल अब क्लाइंट बोलता है कि नहीं भाई चाहिए, मतलब चाहिए। तो आप उसको डिनायल मोड में एक लिमिट तक जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते। वो बोल देगा ठीक है भाई, यहाँ तक के पैसे दे दे, बात खत्म, अब नहीं आगे काम करना। क्योंकि जिसके पास पैसा उसके पास पावर, राइट। इसलिए कंपोजिटर के पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देना होता है। इसलिए कंपोजिटर को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा उसको नॉलेज होगी, उतना अच्छा वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन की सीन को बना पाएगा। अभी अगर सिंपल सी इमेज देख के तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर तुम और क्या विजुअल अपील कर सकते हो, इट्स अ सिंपल इमेज, क्या क्या विजुअल दिख रहा है इसके अंदर, तुम्हारे हिसाब से और क्या हो सकता है, क्या स्टोरी जनरेट हो रही है। आगे अब तुम्हें इसमें और विजुअल एलिमेंट इनहेंस करने क्या दिख रही है, क्या क्या किया जा सकता है इसमें? सीन डार्क हो सकता है। हाँ, सीन डार्क हो सकता है। क्यों डार्क क्यों करना है? बाकी इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा उसको। अच्छा, फोकस ज्यादा पड़ेगा मेन कैरेक्टर से। और कमी किस चीज की है इसमें? मेन कैरेक्टर पीछे का स्टोरी। अब स्टोरी बताने के लिए तुम विजुअली क्या करोगे, तुम्हारे पास सिंगल इमेज है ना, तुम क्या कर सकते हो इसमें? तुम्हारे पास सिंगल इमेज के अलावा कुछ नहीं है, और तो क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास अब इसमें चेंज करने की? ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है चीजें उसके हिसाब से। फोकस कैसे, वो तो है ही डिफाइंड ना, उसने सब्जेक्ट को दे रखा है, इसके पॉइंट इसके उससे जा रखा है उसको, सब कुछ सीधा सीधा क्लियर है। तो तुम्हारे हिसाब से और क्या हो सकता है इसमें? और देखो ये पूरा सीन क्या है, क्या पता इक्लिप्स हो सकता है ना। पता चला कि कितना डार्क है उसमें। जब आप कोई सीन डिपिक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। अभी इस सीन को, किसी भी सीन को आप देखोगे, इट्स अ बोर्ड। अभी इस सीन के हिसाब से अगर आप इधर जाते हैं, इस सीन में एक ही चीज नजर आ रही है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी इज गोइंग ऑन हियर। तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर तुमने की पकड़ लिया, तो अब तुम इसको किस चीज पे इनहेंस करोगे, वर्क ऑन दोज नेगेटिव फैक्टर, जिसकी नेगेटिविटी को क्या करेंगे और इनहेंस करेंगे। उन चीजों पे जा सकते हो, जैसे विजुअली अगर यहाँ फायर है तो फायर की क्या है, फ्लेक्स है नहीं?
ये क्या है दिख रहे हैं यहीं पे, स्कल टाइप भी डाल सकते हैं। आगे धीरे धीरे स्टोरी आई ना, क्योंकि पहला क्या पकड़ा, फैक्टर पकड़ा, किस फैक्टर को इलैबोरेट करना है, उस फैक्टर को जहां इलैबोरेशन पकड़ लिया, अपने आप स्टोरी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक हमें समझ में आया कि फायर फ्लेक्स ऐड हो सकते हैं, वो नहीं थे इसके अंदर, विजुअल एलिमेंट कम था। उसी से तुम्हारा क्या बनता है, इसके अंदर आपके लेवल बनते, मिड, एफ जी और डी जी, राइट। फोरग्राउंड में ये एलिमेंट है, यहाँ तक आते आते क्योंकि फ्लेक्स यहाँ ज्यादा होने चाहिए, तो धीरे धीरे आते इधर क्या होते, कम होते, पर इधर तक आता तो समझ में आता कि सीन में कुछ ना कुछ वहां से विजुलाइज चल रहा है, द स्टोरी इज डिपिक्टिंग ओवर हियर, राइट। आई कुड हैव प्ले विद द रिम लाइट, क्योंकि अभी यहाँ पे फायर है, फायर के अंदर जो टोन है दैट्स अ वार्म टोन, और इसके ऊपर जो टोन है अभी उन्होंने वार्म देने की कोशिश की जरूर है, बट लेकिन वो 100% वार्म की तरफ ध्यान नहीं रहा, वो स्टिल क्या है, स्टिल नॉर्मल एक कलर की तरह दिखाई दे रहा है। वही वार्मनेस इन चीजों पे यहां तक आते आते बिल्कुल क्या हो गई, किल हो गई, जबकि रादर इतनी हाई इंटेंसिटी लाइट है तो ये किल यहां तक होनी नहीं चाहिए, मैं उसको भी क्या कर सकता था, इल्यूमिनेट कर सकता था। दूसरा, इसके अंदर आई एम नॉट एबल टू सी एनी सॉर्ट ऑफ हीट डिस्टॉर्शन, दिख रहा है तो मैं हीट कहीं पे डिस्टॉर्शन, जब इतनी हीट निकल रही है तो पीछे का सारा एनवायरनमेंट क्या है, एकदम क्लियर नजर आ रहा है, कैसे डिस्टॉर्शन ही नहीं हो रहा पूरे एनवायरनमेंट में कहीं भी। ये जब भी तुम अभी धूप में जाओ, ट्रैफिक हो रहा हो तो तुम्हें क्या दिखता है वहां पे, वो ऐसा हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रही होती, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ भी तो हीट का एक इम्पैक्ट है, यहाँ हीट का कोई डिस्टॉर्शन। दूसरा, यहाँ स्मोक नहीं है कहीं भी। दूसरा, इसके अंदर क्या नहीं है, कंट्रास्ट नहीं है इसमें, किस चीज का, कलर कंट्रास्ट मिसिंग है, कहाँ मिस है, ये स्काई इन्होंने वार्म में दिखाया, डेफिनेटली मान सकता हूँ मैं, पर कैसी रात है, रात है ना, टोन कौन सी होनी चाहिए, कूल होना चाहिए कुछ ना कुछ एरिया, यहाँ कहीं भी कूल है, पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, बिल्कुल वार्म में कैसे जा सकता है पूरा एनवायरनमेंट, तो rather they could have created something like coolness here की तरफ, they can create a simple concept could work like this, I could have taken something like that. Now look at this thing कि माँ यहाँ पे इसमें मत देखना, इसमें देखोगे तो ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, I'm not working on that। यहाँ देख रहे हो अपने आप आपका ये वाला एरिया क्या हो गया, फोकस में हाईलाइट आ गया, क्योंकि दो कंट्रास्ट बन गए, कूल और वार्म के, और अभी इसी कंट्रास्ट के ऊपर अगर मैं लिटिल थोड़ा सा यहाँ पे मास्किंग अगर इंप्लीमेंट कर दूं, और कहीं कहीं अगर मैं उस टोन को यहाँ पे कास्ट करने की कोशिश करूं, विल गेट दैट इनसाइड आवर सीन। दोज रिम्स जो एक सीन में क्या डालेंगे, एक डेप्थ क्रिएट, दैट ऑटोमेटिकली गोना क्रिएट समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं यहाँ पे अब इसकी वार्मनेस को और बढ़ा दूं, so we'll have definitely those things जो मैं लुक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। Look at this color depth without any sort of steps, right? मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं है इसके अंदर। अभी अगर इसके अंदर एक फर्दर और एलिमेंट डाल दिया जाए, could be something like this, or maybe something like this. Fireflex will gonna help me a little. See how it changed the visual impact of my overall image. I'm not doing any sort of compositing, but still looking at the level of things. क्योंकि एलिमेंट्स उस हिसाब से क्या होने चाहिए, विजुलाइज होने चाहिए। अभी इस केस के अंदर दिस सब्जेक्ट जो मेरे पास आगे नजर आ रहा है could be on a much darker level, rather like this I could have done something like that। मैं इसका एक कॉपी ले लेता और यहाँ से इसके लेवल्स को थोड़ा सा डिपिक्ट में जाता,
could have created much more contrast than this. And look at this particular character now, how it's creating a depth in my scene. Now look at the distance. Previously it was not there. Currently now it has some distance with it. Without this it was like flat, but अभी अगर इसको यहाँ से on off करके देखेंगे, you'll feel the distance. That's what compositing is all about. It's not about कि हाँ वो elements merge करने जरूरी है. एक single image को भी तुम कितनी light provide कर सकते हो, ये एक compositor का task है. इमेज देखते तुम्हें उसका फैक्टर पता लग जाना चाहिए, इनहेंसमेंट समझ में आ जानी चाहिए, तुम्हें पता लगना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या इसके अंदर और होना चाहिए. इसलिए मैट पेंटिंग में ये चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो तुम कभी भी अगर देखोगे यहाँ पे, लुक एट दिस पर्टिकुलर फिल्म, इफ यू गोना लुक एट दिस पर्टिकुलर मूवी, दैट्स if you look at those contrast, they have used both the tones. Look at this area, the warm and the cool. Why they are depicting both the tones? Just to create a contrast or just to create a color depth inside the mind of a viewer. अगर वो नहीं होगा तो उसके पास कुछ कंपैरिजन के फैक्टर वहां पे अवेलेबल होंगे ही नहीं. और जो हमने इमेज ओपन की थी उसके अंदर मिसिंग फैक्टर सबसे बड़ा वही था. जब मैंने उसको इनिशियल लेवल पे किया तो देयर वाज नो कलर डेप्थ, बट आफ्टर दैट वी हैव अ कलर डेप्थ. नाउ आई हैव सम फोकस्ड एरिया, आई कुड हैव सी थिंग्स वेरी क्लियरली, राइट. तो वही चीज आपको समझनी है, वही सेंस धीरे धीरे क्या करनी है, डेवलप करनी है. टेक्निकल से ज्यादा ये एक सेंस बेस्ड चीज है. तो कंपोजिटिंग जो आपका टर्म है वो सुनने में बहुत इजी लगता है कि एलिमेंट्स उठाओ और मर्ज कर दो, और वो मर्जिंग ही सब कुछ नहीं. जब तक उसके अंदर स्टोरी लाइन जनरेट करने की सेंस नहीं आएगी तब तक यू कांट बिकम अ कंपोजिटर. इसलिए इट इज द टफेस्ट जॉब एंड इज द मोस्ट हाई पेइंग जॉब, राइट. इंडस्ट्री में दो ही लोग हैं सबसे ज्यादा हाई पेइंग, एक एनिमेटर होगा और एक आपका कंपोजिटर. क्योंकि उसका काम भी क्या है, लाइफ क्रिएट करना, और इसका काम भी क्या है, लाइफ ही क्रिएट करना. बाकी सब एलिमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये एलिमेंट हर बार क्या होते हैं, सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं. 3D मूवी बना रहे हो, आज तक पे एक शो चलता है ना, वो सो सॉरी, उसके मॉडल क्या है, हर बार बनते हैं क्या, बैकग्राउंड क्या हर बार बनते हैं, क्या होता है हर बार, एनिमेशन हर बार होता है, एडिटिंग हर बार होती है, कंपोजिटिंग क्या होती है. तो यानी कि ये प्रोसेस क्या है, अगर नीचे का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा ना, ये तब भी क्या होंगे, चेंज होंगे. इसलिए ये ज्यादा क्या है, प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट. इसलिए मॉडलिंग डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाता है, इसलिए वो फ्री हो जाते हैं. इसलिए कंपोजिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. उसी तरह एनिमेटर के ऊपर भी वही आता है काम. नीचे के डिपार्टमेंट काम दोबारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदे एक बार क्या किए, हायर किए या फ्रीलांस पे कराया, जैसे मर्जी उसने कराया. उसने क्या रखे, 2-4 मॉडलर रखे हुए हैं, उसे पता है कि महीने में 1-2-10 दो काम आने हैं, तो उसके लिए इतनी बड़ी टीम मॉडलिंग की बिठाने की जरूरत है मेरे को नहीं, कितने से काम हो जाएगा. एसेट की लाइब्रेरी बनती जा रही है और मेरा क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. इसलिए जितने लोग अभी ये मैथ्स पढ़ के आए हो ना, तो अभी तुम्हारा दिमाग ना दूसरी तरफ चला गया. इस दिमाग को वापस खींच के लो, तो 1 साल में दिमाग ना खराब हो जाता है. बिल्कुल खराब हो जाता है. हमें नहीं पता था हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम 1 साल पढ़ते हैं मैथ्स, उसमें हमें ना 6 से 7-8 महीने में मॉडलिंग की जरूरत होता है. तो इसलिए हमें लगता है कि हम बस मॉडलर ही पैदा हुए थे जिंदगी में, हमें मॉडलिंग के अलावा कुछ और करना ही नहीं था, है ना. मैं मैथ में खामा फालतू कुछ चीजें, बाकी तो फालतू की ली है मैंने, मॉडलिंग है सब कुछ. क्योंकि वो कराई इतने टाइम जाती है ना, क्योंकि चीजें इतनी सारी होती है, आप उसे रोक ही नहीं सकते. तो आप ना चाहते हुए भी आपको लगता है 8 महीने जो चीज करके इसी में बना देता कुछ भी. इसलिए मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं अपने आपको, आई विल बिकम अ मॉडलर. और उस मॉडलर में भी क्या होता है, वो स्पेसिफिक हो जाता है. हाँ भाई मॉडलर आर्ट हो, ठीक है, तो ये कैरेक्टर ना, सर कैरेक्टर नहीं रखता मैं. अच्छा तो क्या करता है भाई, तो प्रॉप मॉडलिंग करता हुआ, हाँ टेबल कुर्सी चेयर बना लेता हूँ.
तो प्रॉप क्या होता है सर? वो आइडिया नहीं कुछ भी मेरे को। भाई मॉडलिंग आर्टिस्ट का मतलब क्या है? मॉडलिंग। कोई भी मॉडलिंग हो भाई, तुम मना कैसे कर सकते हो? चाहे कैरेक्टर या कुछ भी हो। हाँ ऑब्वियसली स्पेसिफिक हो गई है जोन, क्योंकि दो जोन में है, क्योंकि इंडस्ट्री में एसेट क्रिएशन बनता है। वहां बोलते हैं इनको एसेट क्रिएशन के आर्टिस्ट। अब एसेट में ह्यूमन भी एसेट हो सकता है, प्रॉप भी एक एसेट हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी एक एसेट हो सकता है। इसलिए अपनी मॉडलिंग को, अगर मॉडलिंग में जाना भी है तो अपने आप को एक एसेट क्रिएटर बनाओ, नॉट अ मॉडलिंग आर्टिस्ट की मैं खाली बस एक इनऑर्गेनिक मॉडलिंग करता हूँ। वो आपका स्पेसिफिक जॉनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप क्या हो जाओगे, अपने आप को रोक दोगे एक लेवल पे जाकर। क्योंकि प्रॉप हर बार चेंज नहीं होते, कैरेक्टर की मॉडिफिकेशन के चांसेस क्या है? ज्यादा है। इसलिए कैरेक्टर नहीं है ना, तो फिर आप अपने आप को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। और अगर रोक रहे भी हो तो उसके साथ फिर क्या करो भाई? दूसरी स्किल सेट ऐड करो। आज के टाइम पे बिना स्कर्टिंग के कोई मॉडलर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जिसे नॉर्मल मैपिंग नहीं आता उसे क्या फायदा? जिसको अनरैप खोलने नहीं आता उसको क्या ही मतलब है? अभी इंडस्ट्री का सिनेरियो बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। अभी दे आर नॉट हायरिंग एनी लाइटिंग आर्टिस्ट, दे आर हायरिंग अ लुक एंड डेवलपमेंट आर्टिस्ट। उनके लिए लाइटिंग है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि लाइटिंग में केवल आप लोग को लाइट लगाने को लाइटिंग बोलते हैं, नहीं। लुक डेवलपमेंट करके दो, पूरी सीन को निकाल के दो, कैसा दिखना चाहिए सीन। इसीलिए किसी 3D सॉफ्टवेयर वाले को, जिसका AD3D कोर्स है, उसे बोला कि फ्यूजन करो, क्योंकि आपको कंपोजिटिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। जो लाइटिंग करता है वही अपने सीन की क्या करता है? कंपोजिटिंग भी करता है। तो बेस का हम कोई निकाल के दिखाता है कि मेरे लाइट के पासेस ऐसे मर जाए, नहीं तो दूसरा कंपोजिटर होगा एक पासेस ही गलत है, ये किसी काम के नहीं है। एटलीस्ट तुम अपनी कंपोजिटिंग निकाल के देखो भाई, इन पास से ये निकल सकता है, तो देखो निकालना ही नहीं है। इसलिए कंपोजिटिंग आपको सीखनी मैंडेटरी हो जाती है, चाहे आपका कोर्स एनिमेशन वाला है या VFX में तो है ही कंपोजिटिंग, बट एनिमेशन में भी इसलिए कंपोजिटिंग दी है कि आप रेंडर पासेस निकालें तो उन्हें कंपाइल करना सीखें, राइट? वो सेंस आपके अंदर डेवलप हो। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा कि कितनी चीजें इसके अंदर डालनी पड़ती है। तो स्टोरी को विजुलाइज करने का जितना भी प्रोसेस है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंपोजिटिंग। सो आफ्टर मैट पेंटिंग, अगर आपने मैट पेंट किया है, कुछ भी किया है, तो उसके अंदर भी आपको विजुअल एलिमेंट डालने के लिए बाद में क्या करनी पड़ती है? कंपोजिटिंग ही करनी पड़ती है। ठीक है, एक आर्टिस्ट आपको ये लेवल तक दे सकता है, पर इसको किस लेवल तक पहुंचाना है वो आपका काम है, वो कंपोजिटर का काम, राइट? तो अब इसमें फ्यूजन क्यों यूज होता है? बेसिकली वैसे फ्यूजन इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर था कभी, अब तो नहीं है उतना ज्यादा, वाइड रेंज पे यूज नहीं होता। कुछ एक इंडस्ट्री है, जैसे आर्किटेक्ट की इंडस्ट्री है, वो फ्यूजन यूज करती हैं अभी भी, दे आर नॉट फॉर न्यू। और अगर आप कुछ छोटे लेवल के उसमें जाएंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के उसमें जाएंगे, तो वो लोग भी क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूजन यूज कर रहे हैं। पर हार्ड कोर मूवी प्रोडक्शन के लिए फ्यूजन अभी यूटिलाइज नहीं होता, न्यू। ठीक है, वो फ्यूजन को प्रेफर नहीं करते, राइट? क्योंकि फ्यूजन और न्यूक में थोड़ा सा फर्क ये है कि फ्यूजन जब आया था 2008 के आसपास, 7-8 में आया था फ्यूजन, पहली बार लॉन्च हुआ था। तो पहली बार इसको सुनने में मिला था नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर कोई चीज आई है। उस टाइम पे आफ्टर इफेक्ट्स सबसे ज्यादा यूज होता था, उसके अलावा आपके शेक यूज होते थे और कंबशन यूज होता था। वो एडवांस कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर थे उस टाइम पे, शेक, कंबशन और ये सब चीजें। शेक का नाम शेक इसलिए था क्योंकि उसमें ना जो भी नोड आप बनाते वो हिलती थी, शेक करती रहती थी, तो नाम इसलिए शेक था। इसलिए वो सिस्टम से क्या हो गया? आउट हुआ कुछ जल्दी। फ्यूजन आया, फ्यूजन ने कंबशन को खत्म किया, शेक को खत्म किया। पर फ्यूजन ने क्या किया? ये जस्ट आफ्टर इफेक्ट्स का जस्ट अपर वर्जन है, जस्ट अपर। कैसे? बस इंटरफेस चेंज हुआ है और काम करने का बस तरीका बदला है, पर काम इसमें वही होता है जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हो रहा है। अब जाके तो इसने अपने आप को अपग्रेड किया है। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में क्या करते हो? मोशन ग्राफिक बनाते हो, यहाँ मोशन ग्राफिक नहीं बनाते, यहाँ कंपोजिटिंग करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैकिंग करते हो, यहाँ पे भी क्या है? ट्रैकिंग है। वहां पे भी कैमरा ट्रैकिंग है, यहाँ पहले कैमरा ट्रैकिंग थी ही नहीं। जब पहली बार फ्यूजन आया था नया, तब उसके पास कैमरा ट्रैकिंग थी ही नहीं, क्योंकि तब आफ्टर इफेक्ट्स में भी नहीं थी। जिस जमाने में लॉन्च हुआ तब आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा ट्रैकर नहीं था, तो इसमें भी नहीं था। बस ये नोड बेस था, तो लोग चमक गए कि यहाँ नोड बेस आ गया कुछ। पर काम इसमें सारे वही हो रहे थे जो ओनली आफ्टर इफेक्ट्स में हो रहे थे। क्रोमा वहां था, क्रोमा यहाँ भी था। पर उसी टाइम पे कुछ 8 महीने बाद जैसे ये लॉन्च हुआ, थोड़ी सी हाइप पकड़ी और लोगों ने इसे दवा भर के लाइसेंस खरीद लिए, अचानक से न्यूक लॉन्च हो गई। और न्यूक तुरंत ही किसके साथ आया? पहला फीचर ही कैमरा ट्रैक, 3D। हाँ
ये तो अब चेंज हो गया, ये ब्लैक मैजिक पे चला गया, पहले आयोन के ऊपर थी। तो पहले आयोन ने निकाला था, जब ब्लैक मैजिक के पास आया ना तब से अपग्रेड भी हुआ है। आयोन तो वहीं का वहीं छोड़ दिया था उसको, तभी तो पिट गया मार्केट के अंदर। तो न्यूक पहली बार आया तो उसके अंदर पहला फीचर क्या था, कैमरा ट्रैकर। इसके अंदर 3D एनवायरनमेंट था, आफ्टर इफेक्ट्स स्ट्रॉन्ग था, उसने 3D को क्या किया और नेक्स्ट लेवल पे ले गया, उसका इंटरेक्शन लेवल बढ़ा दिया। उसमें वर्टेक्स पे कंट्रोल दिया, इसमें कोई वर्टेक्स पे कंट्रोल आज तक भी नहीं है। जैसे आप करते हैं ना मैक्स माया वर्टेक्स पे कंट्रोल, वो नहीं है माया फ्यूजन के अंदर, न्यूक के अंदर वो है कंट्रोल, पहले से ही था। इस वजह से न्यूक धीरे धीरे मार्केट में एकदम से खत्म किया इसको। 6 महीने में इसने राइस पकड़ा और विद इन अगले 6 महीने में डिप होकर खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हुआ ये। हाँ बस फर्क इतना है कि न्यूक क्या है, ज्यादा टेक्निकल है। न्यूक बहुत टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, वहां पे दिमाग चलाना पड़ता है, और इसमें चल जाते हैं जुगाड़। जैसे फोटोशॉप में क्या चलाते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी क्या है, इसलिए इंडिया में फ्यूजन जुगाड़ पे चलता है, क्योंकि इसमें ना चीजों को तोड़ मरोड़ के जल्दी काम निकाला जा सकता है। न्यूक में क्या होना पड़ता है, आपको एक एक नोट पता होनी चाहिए, टेक्निकली पता होना चाहिए, तब आप उसमें काम कर पाते, इसलिए उसमें काम की एक्यूरेसी लेवल क्या है, ज्यादा हाई है। ना फाइल इसमें करप्ट होती, ना सिक्योरिटी ग्लिच है, कुछ ग्लिच नहीं है उसके अंदर। इसके अंदर ये सब प्रॉब्लम है ठीक, पर इंडस्ट्री यूज कर रही है कुछ एक इंडस्ट्री, इसलिए हमें सीखना भी पड़ेगा, राइट। तो फर्क क्या आ जाता है, हम किस इंटरफेस से चेंज हो रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम अ लेयर बेस्ड इंटरफेस एंड वी आर गोइंग इन अ इंटरफेस ऑफ दैट वर्क्स ऑन अ नोड बेस्ड। Now, node based interface को simplify language में बोलूं तो that's a connection based interface. इसमें कनेक्शंस बनते हैं, लेयर्स में आपको कनेक्शन नहीं बनाने पड़ते। लेयर बेस्ड सिस्टम में किस पे वर्क होता है, स्टैक पे। लेयर का सिस्टम कैसा होता है, स्टैक बेस्ड। जो ऊपर होगा वो दिख जाएगा और उसकी जितनी टेंडेंसी है वो नीचे तक सब पे क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी अपने आप। आपको बस उसे ऊपर रखना है, यानी बस क्या सेट करनी है, लेयर के ऑर्डर सेट करना है। वो सिस्टम चलता है ऑर्डर बेस पे, जो ऊपर है वो दिख रहा है, जो नहीं है वो नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, यहाँ आपको कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। तो पहली बार सुनने में ये सॉफ्टवेयर ना बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है, यार वहां तो बस वो रख दो और काम हो जाता है। पर इसमें क्या करना पड़ रहा है, ईच एंड एवरी टाइम मुझे वो नोड को जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगती है। बट इफ यू सिंप्लीफाइड दिस थिंग तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। कैसे, मान लेते हैं आपको दो सिस्टम दिखाता हूं। There are two sort of hierarchy. इस हायरार्की में आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है। और यहां से एक मेन एलिमेंट सप्लाई की चीज है, यहां से एलिमेंट सप्लाई होता है एक्स, और ये जो बंदे हैं ये है ए पर्सन, बी, सी और डी। ये 2 पैटर्न है। एक पैटर्न में क्या है, आपको ये एक्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चारों में। एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये मटेरियल किसको प्रोवाइड कर दो, ए को, ए किसको दे दे, और बी किसको दे दे, और सी दे दे। ये सिस्टम है इजी, क्योंकि इसमें प्रोसेस कितनी बार करना पड़ा, एक ही बार तो गए। दूसरा तरीका ये कि भाई ए को अलग दिया जाए, बी को अलग दिया जाए, सी को अलग दिया जाए, और यही हुआ ना। इसमें कौन सा सिस्टम ज्यादा सिस्टमैटिक है और कौन सा इजी है, उसमें कंट्रोल ज्यादा मिल जाएंगे किसमें, यानी ये अगर वर्जन 1 है V1 और ये V2 है, तो कौन सा बेस्ट सिस्टम है आपके लिए, क्यों, जल्दी काम है, पर तुम्हारा किसी पे कंट्रोल है तो क्या फायदा इसमें। अननेसेसरी लॉस किसमें है, कंट्रोल भी नहीं है इसमें। दूसरा, कोई अगर इंफॉर्मेशन तुम्हें डी को देनी हो तो ए, बी और सी पे भी जाएगी, चाहे ना भी जानी हो। तो एक्स्ट्रा खामा क्या हो रहा है, मेमोरी जा रही है, हैवी हो रही है फाइलें, तो क्रैश होने के चांसेस क्या है, ऑप्टिमाइज हो पा रहा है सिस्टम। तो फायदा किसमें हो रहा है, इसमें अगर ये चारों को अलग अलग देना है
अगर ये मटेरियल आपको चारों को अलग अलग देना है एक्स मटेरियल, तो एक्स की कितनी कॉपी होनी पड़ेंगी यहाँ, और यहाँ कितनी कॉपी हुई है, एक, और कितने का यूटिलाइज हो सकती है, मल्टीपल। पर कंट्रोल भी क्या है हर जगह, इंडिविजुअल कंट्रोल भी है। तो इसलिए ये वाला सिस्टम क्या है, कनेक्शन वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है। पहली बार समझने में लग रहा है कि कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि हमें इजी चीज समझ में आती है। तो वो लेयर वाला सिस्टम इजी तो होता है, पर लेकिन वो ऑप्टिमाइज सिस्टम नहीं होता। इसलिए बड़ी बड़ी मूवी के जो प्रोडक्शंस हैं वो कभी भी लेयर बेस में होंगे ही नहीं, और हो ही नहीं सकते, राइट। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए, मैं आफ्टर इफेक्ट्स से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। Now, I'll simply gonna save this file as a PSD. I'll open up this file into After Effects. Now I'll double click. Now it will open up the layers. Now let's assume ये सारी लेयर्स इसके अंदर हैं। अब हम इसके अंदर इसको 3D कर देते हैं for the time being, and I'll implement a camera into this thing. और थोड़ा बहुत मैं किसी को स्केल या कुछ 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 ऐसे इम्पैक्ट या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा में एनिमेशन डालते हैं। ऑब्वियसली अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यहाँ चला गया ना, अभी ये ग्रीन कलर का था, मतलब कैश बन रही थी ना, कैश हट गई क्योंकि आपने इसमें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। सॉफ्टवेयर क्या जनरेट करेगा अभी, ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, है ना, उसके अलावा तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं उसके पास। ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अब मेरे दिमाग ने क्या बोला कि यार ऐसा करते हैं ना, कुछ और डाल के देखते हैं इसके अंदर, थोड़ा और कंपोजिटिंग को इनहांस करता हूँ, बढ़िया लगेगा थोड़ा। तो अपन ने यहाँ से कोई एक फाइल उठा ली कि ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा एक आधा इफेक्ट और डाल लेते हैं, ये डालते हैं। ये डालते ही फिर से क्या हुआ, क्यों, हाँ बिल्कुल सही बात, लॉजिकली भाई नई चीज ऐड करी तो कैश बननी चाहिए, पर सबकी बननी चाहिए। तो ये तो वो हमारा काट रहा है बहुत बुरा, क्योंकि मैं तो उसमें कुछ करा ही नहीं। तू बना, तू नई की कैश बना ना, पुरानी कैश क्यों डिलीट करी तू। तो सिस्टम ऑप्टिमाइज है क्या, मतलब अगर ये 1000 लेयर होती तो वो पहले 1000 का क्या करेगा, फिर दोबारा कैश बनाएगा, जबकि हल्की सी चेंज करते ही। तो इस सिस्टम को कैसे लॉजिकली तुम यूटिलाइज बोल सकते हो, ये तुम्हारे जरा सा चेंज करते करते तुम्हारी सारी रैम को खाया जा रहा है। तभी तो आफ्टर इफेक्ट्स की टेम्परेरी फाइल कितनी बनती है, 50 GB 100 GB, भर गया काम अपना, यही हो रहा है ना। अभी आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास लो 2 घंटे की, और बाद में खाली करोगे तो 80 GB भरा हुआ होगा, जबकि स्टूडेंट से पूछे क्या कर रहा था क्लास में, कुछ नहीं, पर रैम कितनी भर दी तुमने, 80 GB। पॉइंट है ना यही वाली चीजों का, क्योंकि उसके बेचारे की 80 GB रैम भर दी, और यहाँ वाले सेटिस्फाई होकर जा रहे, अरे कुछ नहीं, क्रोमा ही पढ़ा रहे थे बस, टैग ही नहीं उसमें थी, राइट। तो यानी ये सिस्टम आपके लिए रैम को ऑप्टिमाइज नहीं करके देता। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है नोड बेस का, रैम मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। तो वो ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर फायदा, तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स में हर बार क्या ये कंट्रोल चाहिए होता है, ये हर लेयर पे नीड होती है क्या इसकी हर बार, बहुत बार तो ऐसा होता भी नहीं कि हम स्केलिंग करें भी। मोशन ग्राफिक भी चलो मान भी लिया करना होता है, एनिमेशन करना होता है, पर एट द टाइम ऑफ कंपोजिटिंग क्या कभी स्केलिंग करने दिया जाएगा तुम्हें, वेक्टर तो है नहीं है क्या वेक्टर, सॉफ्टवेयर भी वेक्टर नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग है नहीं,
और स्केलिंग करने को आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि वीडियो केस में क्या होता है, चीजें पहले से डिफाइंड होती हैं, अगर उन्हें चेंज कराना तो फिर वो नया शूटिंग करके लेके आएंगे, तो क्या कभी स्केलिंग की जरूरत पड़ने वाली है तुम्हें? तो फिर ये भी तो क्या है, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा है। और जो चीज एक्स्ट्रा है इसका मतलब वो अपने साथ क्या कर रही है, फिर मेमोरी आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कंट्रोल है। ये तो डालो, एक तो खाली है फाइल आपकी, लाइट है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्रैश होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी का भी ऑप्टिमाइजेशन है। ऐसे अभी यहाँ पे आपको इस लेयर के ऊपर एक ब्लर चाहिए, ठीक है, और एक लेयर पे क्या चाहिए आपको, जैसे इसी के 4 वर्जन बनाने हैं आपको। एक वर्जन ये है, ठीक है, आपको एक वर्जन पे क्या चाहिए, ब्लर चाहिए, एक पे इसकी लाइटिंग चेंज करनी है, एक को इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो कितनी कॉपी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेंगी। एक कॉपी का साइज कितना, मान लो 1 MB की एक फाइल है, तो अब कितनी बन गई है। यही काम कनेक्शन में क्या रहता, फाइल क्या होती एक, उसे कनेक्शन कितने का बना सकते हैं, 4। तो मेमोरी साइज भी क्या हुआ, ऑप्टिमाइज। एक अभी भी कितना यूज हो रहा है, 1 MB का 1 MB यूज। ठीक है, आप आफ्टर इफेक्ट्स में किसी एक चीजों को सेव नहीं कर सकते, यहाँ पे डिस्क कैशे आपको ऑप्शन मिलता है, एक एक नोड का आप कैश बना बना के रख सकते हैं। ये आपको लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करते, ये केवल कहाँ प्रोवाइड होता है, नोड बेस्ड में, एक एक पर्टिकुलर नोड की मेमोरी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज, इस इमेज का कितना स्केल यूज कर रहे हो अभी, 20% के आसपास ऑलमोस्ट, पर अभी भी इसका रेजोल्यूशन कितना यूज हो रहा है, 264x1760 है ना। कंपोजिशन का साइज कितना है, 12:720, पर मैं इसकी स्केल वैल्यू कितनी यूज कर रहा हूँ, 20%। अगर मैं अब इस पे इफेक्ट लगाता हूँ तो ये किस साइज का लगा होगा, नहीं, जो कंपोजिशन का साइज। तो यहाँ तो फायदा है क्योंकि आप बड़ी इमेज पे छोटा इफेक्ट लगा पा रहे हो, तो ऑप्टिमाइज तो हो रहा है, पर अगर कोई छोटी लाए उसमें भी कितना लगेगा ये? तो यानी तुम्हारे पास क्या नहीं है, कंट्रोल है ही नहीं। यहाँ है पर्टिकुलर इफेक्ट पे भी आप अपना रेजोल्यूशन डाल सकते हैं, ये आपको नोड बेस ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, बिट सिस्टम। लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर का बिट सिस्टम ना वो नहीं होता, सही प्रोफिटेबल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों ने मैक्स पढ़ा है, तो मैं मैक्स का ही देखता हूँ। क्या बिट सिस्टम नोड बेस का होता ही ठीक ही होता है। हाँ, फ्यूजन कंपैरिजन में न्यूक का ज्यादा बेटर है, पर लेयर बेस के कंपैरिजन में तो फ्यूजन का भी अच्छा ही है। यहाँ पे दो अपन ने लेट्स से ज्योमेट्रीज क्रिएट की,
इस पे एक मटेरियल अप्लाई किया, इस पे दूसरा मटेरियल अप्लाई किया, इसके अंदर डिफ्यूज में एक कलर डाला, जिसकी वैल्यू क्या है 215 12 12, लिख लेते हैं एक बार के लिए। अब दूसरे सिस्टम में गया एंड मैंने इसको मेंटल रे डाल दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं आर्क एंड डिजाइन मटेरियल कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी ले सकता है, नॉर्मल भी ले सकता है, मैट फिनिश ले लिया। यहाँ पे भी डिफ्यूज है, यहाँ पे भी कुछ एक ऐसा डिफ्यूज अपने इस पे डाल दिया। यहाँ वैल्यू क्या है 0.922 0.039। जब ये वैल्यू का रेंडर आफ्टर इफेक्ट्स या फोटोशॉप में खुलेगा तो सेम वैल्यू रीड हो जाएगी कि 215 215 की 215 आएगी, 212 की 12 आएगी। क्लियर। आफ्टर इफेक्ट्स इसी पैटर्न पे काम करता है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स चलता किस वैल्यू पे है, इंटीजर्स पे। कहीं देखा आफ्टर इफेक्ट्स में वो डेसिमल वाली चीज 0.1 में अगर वाली चीज है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स रनिंग किस पे कर रहा है, इंटीजर्स पे। तो जो सिस्टम रन इंटीजर पे कर रहा है, तो कोई आउटपुट अगर फ्लोट का आया तो क्या वो उसको सेम कलर डेप्थ पे डाल पाएगा? इमेजिन अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट होता भी तो 0.9 तो बन जाता 1, और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती 0, तो कलर क्या होते, लॉस हो जाता, तो आपको सेम आउटपुट कभी भी नहीं मिलता। इसलिए आपके पास वही इंटरफेस होना चाहिए जो फ्लोट वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता हो। अगर वो फ्लोट वैल्यूज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर सही कलर डेप्थ पे काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी अगर आप कोई भी मूवी बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिट सिस्टम को फॉलो करना। आप कितने बिट पे काम कर रहे हैं, अगर आप पूरी 3D पाइपलाइन भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखो कि आप टेक्सचर अभी करोगे, तुम टेक्सचरिंग करोगे तो तुम टेक्सचरिंग किस पे सेव करने लग जाते हो, 8 बिट पे बनाते हो, ठीक है। फिर तुमने सुना होगा जब रेंडर करेंगे तो सर ने बोला होगा कि EXR निकालना, बढ़िया क्वालिटी की आएगी। अब EXR कितने बिट की होती है, 32 बिट की। टेक्सचर अप्लाई 8 बिट का, रेंडर निकाल रहे 32 बिट पे, क्वालिटी आएगी। और उसके बाद कंपोजिटिंग करने लग जाते हैं, फिर आफ्टर इफेक्ट्स में वो फिर किस पे चला जाता है, फिर इंटीजर पे चला जाता है। तो हर लेवल पे तुम कलर के साथ खेल रहे हो, तो कलर कभी भी प्योर मिलना ही नहीं है, आउटपुट की क्वालिटी कभी भी आएगी ही नहीं। और फिर उसके बाद आउटपुट कौन सा निकाल देते हैं, MP4, वो अपना फिर क्या हो जाता है, और फिर कहते हैं कलर दिख नहीं रहे, वैसे मजा सा नहीं आ रहा इसके अंदर, तो वो आएगा ही नहीं क्योंकि तुमने पाइपलाइन ही फॉलो की ही नहीं। तो अगर तुम्हें टेक्सचर वैसे निकालने हैं तो एटलीस्ट 16 बिट का इमेज तो बना के डालते टेक्सचर पे, है ना, तो कंपैरेटिवली टेक्सचर पे कलर उतने इनहेंस दिखते। ये पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिट के हिसाब से ही करना होता है काम। 32 बिट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करते, बहुत सारे फंक्शन नहीं होते काम, पर एटलीस्ट कलर क्वालिटी तो उतनी दो जितना वो चल सके, ठीक है। इसलिए टेक्सचरिंग करते वक्त इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जब भी आप टेक्सचर करें तो वो जिस बिट पाइपलाइन को फॉलो करने जा रहे हो उसी के हिसाब से करो कंपैरेटिवली। आपको आउटपुट कितना निकालना है, आप 256 में 256 का टेक्सचर उठा के उसे स्ट्रेच करके बनाने लग जाते हो, पिक्सेलेट ही दिखाई देगा, कभी भी रिजल्ट अच्छे दिखेंगे ही नहीं। तो 4K यूज करो। कभी भी अल्ट्रा रियलिस्टिक लाइटिंग यूज करनी है तो PBR मटेरियल पे ही जाओ, इसके अलावा और कोई तुम्हारा मटेरियल सिस्टम बना ही नहीं है। PBR द मेन सिस्टम जो फिजिकल रेंडरिंग बेस्ड सिस्टम के लिए बनाए गए मटेरियल्स है। तो अगर आप लाइव के लिए कुछ काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक उसके आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमेशा PBR मटेरियल्स पे ही यूज करो, ठीक है।
और ऐसे ही रेंडर सिस्टम को यूज करो जो इसको सपोर्ट करते हो। वीरे पीवीआर को सपोर्ट करता है, आर्नोल्ड भी सपोर्ट करता है, आर्नोल्ड से ज्यादा अच्छे पीवीआर मटेरियल्स हैं। तो ये रेंडर इंजन तुम्हें पता होगा। ठीक, कंपोजिटर को कंट्रोल देने के लिए पासेस वाली पाइपलाइन फॉलो करो, और इसलिए अपनी पाइपलाइन को पहले से उतना स्मूथ बनाओ कि आपके पास कंपोजिटिंग का टाइम बचे। ये तो बहुत बार क्या होता है, हम पहली स्टेज पे इतना टाइम गवा चुके होते हैं कि हमारे पास कंपोजिटिंग के लिए टाइम बचता ही नहीं है। इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, बस एक ब्यूटी पास निकाल के काम खत्म कर देते हैं, इसलिए वो मूवी क्वालिटी नहीं निकल के आती। तो इसको पहले सोच के चलो, एटलीस्ट अगर आपकी मूवी में 5 से 6 शॉट ही भी हैं तो भी आपको कंपोजिटिंग के लिए कम से कम महीने से 2 महीना चाहिए होता है। सिर्फ कंपोजिटिंग 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं एक शॉट को कंपाइल करने में। इसलिए आर्टिस्ट नंबर बहुत ज्यादा रखे जाते हैं। वो प्रोडक्शन हाउस ही अफोर्ड कर सकते हैं, पर ऑन अ स्टूडेंट लेवल अगर हम अपनी कंपोजिटिंग को 1 महीने लेके चल रहे हैं तो 1 महीने के हिसाब से अगर 5 शॉट है तो मेरा 5 कंपोजिटर भी होने चाहिए, तो पूरे महीने में वो 1 शॉट पे काम करे, तब वो क्वालिटी निकाल के देगा आपको। और आप उसे देते कितने दिनों, ले ये हफ्ता पड़ा हुआ है इसमें 10 शॉट कर दे, तो क्वालिटी कहाँ आएगी? फिर तो बस मजबूरी है, बस चल रहा है, फिर तो काम ही चलेगा, बस काम नहीं चलेगा, बस खत्म होगा। इसलिए अपनी कंपोजिटिंग को पहले ही से स्पेस देना शुरू कर दो। जिस दिन आपका पहला शॉट का टेक्सचरिंग लाइटिंग ये सब फाइनल हो, उस दिन 1 फ्रेम रेंडर कर लो फुल पासेस के साथ, वो भी अपने कंपोजिटर के साथ बैठकर। जो भी तुम्हारी मूवी में कंपोजिटिंग करने वाला उसको डे 1 से तुम्हारी स्टोरी, कलर थीम और ये सब पता होना चाहिए। हमारे क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं सब कुछ, कंपोजिटर को बताएंगे सबसे आखिरी में, और बताएंगे भी नहीं उसे कि फिल्म क्या है, उसे बस दे देंगे ये कर दे, इसमें कुछ हो पाए तो देख ले। उसे स्टोरी लाइन भी नहीं पता, उस बेचारे को यही नहीं पता कि इसमें विजुअल एलिमेंट क्या है, तो कुछ भी करता है, फिर कहता है कंपोजिटिंग अच्छी नहीं। भाई तूने उसको शुरू से स्टोरी बताई है क्या एक बार भी? कलर थीम तूने उसे दिखाई है क्या अपनी मूवी की? क्या पहले लेवल पे उसको इंक्लूड किया था स्टोरी लाइन में? जब फ्रेमिंग बना रहे थे, कैमरा एंगल लगा रहे थे, तब लाइट की डायरेक्शन और ये सब पता पूछी थी उससे? रेंडर पास कौन से निकलवाने, उसे किस पे काम करना, वो पूछा ही नहीं तुमने उससे, तो वो आउटपुट कैसे निकाल के देगा? इसलिए कंपोजिटर डे 1 से ही इन्वॉल्व होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए आपकी स्टोरी क्या चल रही है, कलर थीम क्या है, कलर पास क्या है, कैमरा की मूवमेंट क्या है, कहाँ कौन से विजुअल एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज। और जब ये पता होगा तो उसको जब मूवी का पहला दिन एक पहला फ्रेम बन जाए, एक ही फ्रेम दे दो उसको रेंडर करके एनिमेशन से पहले ही, अपने कैरेक्टर की टेक्सचरिंग खत्म हो गई, लुक डेवलपमेंट खत्म हो गई, लाइटिंग हो गई, एक फ्रेम की लाइटिंग करके सारे रेंडर पास निकाल के दे दो। जितने तुम एनिमेशन खत्म करोगे ना, इतने वो तुम्हारी कंपोजिटिंग खत्म कर चुका होगा स्टैटिक इमेज। इससे फायदा क्या होगा, कल को जब रेंडर पासेस निकल के आएंगे मूविंग में, या अगर कुछ गलती हुई तो वो एक एक इमेज पे फ्रेम पे बता देगा ये इसमें प्रॉब्लम है। एक बंदा उसे रेंडरिंग वाला देता है, वो उसे जब तक करेक्ट पास निकालेगा तो रेंडर की पाइपलाइन भी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। कौन से पास चाहिए, शॉर्ट हो गए तुम्हारे, क्या क्या चाहिए, शॉर्ट हो गया। लुक एंड फील पहले ही एक फ्रेम पे क्या आ गई, पूरी मूवी कलर थीम निकल के आ गई, उसके चक्कर में एक एक फ्रेम का रेंडर निकल आएगा, पूरी मूवी की एडिटिंग कर लो। कल को क्या होगा, एनिमेशन जहां खत्म, एनिमेशन खत्म, बस रेंडर ही तो निकलने, और रेंडर क्या होने, स्टिल की जगह मूवी में बस रिप्लेस होने, कंपोजिटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा काम पहले से क्या होगा, रेडी होगा। पर इस वर्क को करने के लिए पहले पाइपलाइन उतनी उस पर डिफाइन होनी चाहिए। यू शुड हैव एन एक्सेल शीट फॉर योर मूवी। वो नहीं होती ना, वो सुनता भी नहीं कोई, वो जब तक होती नहीं तो मूवी कभी खत्म होती नहीं। फिर वो ऐसी खत्म होती है जिसमें प्रेशर एक ही बंदे पे सब कुछ आ जाता है लास्ट में, एक या 2 बंदों पे पूरा प्रेशर आ जाएगा, और कभी वो मूवी तो खत्म करते हैं पर वो उस क्वालिटी से खत्म नहीं होती जिससे होनी चाहिए। और धीरे धीरे पूरी टीम में से आधों का इंटरेस्ट क्या होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि डे 1 से किसी के पास काम ही नहीं है साइड। शुरू में 20 खड़े होंगे, महीना जाएगा वो 20-15 भी होंगे, और वे 15 5 में भी कन्वर्ट होंगे, और हो जाएंगे तुम्हारे आंखों के सामने होते चले जाएंगे। तुम्हें ये लग रहा होगा कुछ कि किसी ने कुछ कहा थोड़ी ने, पर वो इंटरेस्ट लूज हो ही जाता है, क्योंकि तुमने तो डे 1 से कोई टारगेट नहीं दे रखा हुआ। स्टोरी सोच रहे, सब सोच रहे हैं, क्यों भाई, और भी काम थे। सबका दिमाग का लेके चलोगे ना, सबको खुश कर सकते हो, नहीं हो सकते। तो स्टोरी सबके हिसाब से थोड़ी बनती है।
बन गए, जिसके 2-4 के हिसाब से बन गई, 2-4 के दिमाग ही चल रहे होता है, 20 लोग के दिमाग नहीं चलाते स्टोरी बनती। वो 20 लोग को सुनाओ बाद में, फीडबैक्स लो, पर पहले लेवल पे इतना क्या डिस्कशन चल रहा है? स्टोरी बोर्डिंग करने वाले 20 लोग थोड़ी ना है, इतने बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या उसके लिए विजुअल एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, क्या उसके लिए रेफरेंस कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं कर रहा। इसलिए वो इंटरेस्ट खत्म होता है, राइट? तो कंपोजिटर बनना है, अच्छा वाला बनना है, तो इन इन चीजों पे पढ़ना शुरू करो। लाइटिंग की नॉलेज, सिनेमेटोग्राफी की नॉलेज, कैमरा एंगल्स क्या चाहिए होते हैं, कैसे ऑब्जर्व करो चीजों को, कि क्या चीज कैसे दिखती है, रियलिज्म की तरफ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो एस्पेक्ट सारे अगर तुमने पढ़ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आर्ट इफेक्ट्स, अगर वीएफएक्स कंपोजिटिंग कर रहे हो, डेप्थ मैप, लेंस डिस्टॉर्शन, है ना, लेंस फ्लेयर्स, क्रोमैटिक एब्रेशंस, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज बहुत जो हार्डकोर कंपोजिटिंग में यूटिलाइज होती है जब वीएफएक्स बेस्ड कंपोजिटिंग कर रहे हैं। पर जब आप एक 3D कंपोजिटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर ये आपके लेंस डिस्टॉर्शन वहां भी आता है, पर लेकिन उस पाइपलाइन को फिर रियल के साथ मैच नहीं करना होता, इसलिए वो थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स है। और ये ज्यादा रियली क्या है, ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स है, इसमें ज्यादा टेक्निकली साउंड और एक्यूरेट होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको नीचे से डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं पता, सर्वे डेटा नहीं पता, तब तक आप इस कंपोजिटिंग को नहीं कर सकते। ठीक है? तो कंपोजिटिंग का मतलब वो नहीं है कि कंबाइन ही करना उस एलिमेंट। तो यहाँ जब भी आप लेयर से, और जो पूरी वर्क फ्लो है मूवी का, वो नोड पे शिफ्ट ही इसलिए हुआ, नोड पे शिफ्ट भी इसीलिए हुआ क्योंकि ये ऑप्टिमाइज सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम उस काम के लिए बहुत अच्छा है जहां तुम्हें लेयर्स की हायरार्की चाहिए, जैसे मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक में क्या चाहिए होता है? टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, इस टाइम पे ये शेप ओपन होगी, इस टाइम पे ये शेप क्लोज होगी, इस टाइम पे ये रेस निकलेगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। जब इस तरह की चीज चाहिए होती है, वहां नोड बेस्ड काम नहीं आ सकता, वहां हमेशा क्या आएगा? लेयर बेस ही काम। पर जहां आपको ये स्टैकिंग वाला सिस्टम ही नहीं चाहिए, टाइमिंग ही नहीं सेट करनी, आपके पास एक शॉट आया, क्या उसकी दोबारा टाइमिंग सेट करनी होगी? नहीं, वो तो लिमिट आया ही उतना है, और उसके जितने एलिमेंट आएंगे वो भी क्या आएंगे? उतने टाइम के निकल के आएंगे। तो कहीं टाइमिंग एडजस्ट करने की जरूरत है, कहीं स्केलिंग करने की जरूरत है? नहीं जरूरत, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही सिनेरियो पे ही रन होना है। जब वो एक सिनेरियो पे रन होना है तो उसलिए उसमें ऑप्टिमाइजेशन ही चाहिए, और वहां नंबर ऑफ लेयर्स इतनी सारी हो जाएंगी कि सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा, क्योंकि आपको एक ही लेयर में 10 जगह 10 इफेक्ट भी लगाने पड़ सकते हैं। तो 10 इफेक्ट के लिए 10 कॉपी करना इट्स नॉट द सुटेबल थिंग, पर 10 जगह कनेक्शन बनाना इट्स वेरी इजी। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, किसी भी नोड बेस को आप देखेंगे, ये देखो मल्टीपल कनेक्शन निकल रहे हैं, एक ही कनेक्शन कितनी जगह क्या हो सकता है? रीयूज हो सकता है, जबकि सोर्स क्या है उसका? एक ही सोर्स है, और एक सोर्स को आप कितनी भी जगह यूज कर सकते हैं। देखो कितनी कितनी जगह ये चीजें यूटिलाइज हो रही है, और ये सिस्टम ज्यादा मैनेज्ड है क्योंकि इसमें चीजें यहाँ तुरंत तुरंत देख सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है? प्री कंपोज में प्री कंपोज बनती चली जाती है, और बार बार हर चीज को अंदर जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उस प्री कंपोज के अंदर जाओ। तो एक टाइम बाद इतनी प्री कंपोज हो चुकी होती है कि तुम्हें याद ही नहीं होता खुद से कौन सी फाइल कहाँ रख दी है, क्योंकि हम नेमिंग कन्वेंशन कब तक करेंगे? शुरू में तो हमें लगता है कि चलो अच्छे से करेंगे इस बार प्रोजेक्ट, और उसके बाद नंबर और लेयर्स इतनी सारी होती है, फिर हम कहते हैं बाहर में जाओ, और बोलते तो और कुछ ही वर्ड है, पर इतने से काम चला है ना। तो वो मैनेज करना क्या है? इम्पॉसिबल हो जाता है एक टाइम के बियॉन्ड, पर इसको मैनेज करना क्या है? फार इजी है, क्योंकि ये सब कुछ आपके सामने एज अ फ्लो हो रहा है। ये तरह फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को सीधे सीधे दिख रहा है, तो मैनेज करना भी बहुत क्या हो जाता है? कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। आपको दिख रहा है सीधे सीधा, अच्छा ये ग्राफ में इसने ये काम किया, ये आके फिर इसने यहाँ पे जोड़ दिया, इधर से एक और चीज पे जुड़ी है, फिर ये दोनों जुड़ के इधर और इधर जा रही है। क्योंकि प्री कंपोज में ये आपको समझना ही अपने आप में कहानी है, कौन सी कहाँ यूज हो रही है। 10 बार लेयर ऑफ करो तब जाके तुम्हें एक पता लगती है, अच्छा ये यहाँ ऑन हो रही है। तो वो दिखने में आसान लग रहा है, पर वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी कोई है ही नहीं। ठीक है? पर ऑब्वियसली हमने पहला सिस्टम ही सॉफ्टवेयर का लेयर बेस सीखा था, इसलिए हमें वो लेयर ज्यादा इजी लगता है। मैक्स और माया में भी फर्क यही है, जो न्यू और तुम्हारे यूजर में।
इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे को मैथ्स करना ही नहीं है, मैं तो डायरेक्टली माया ही करूँ। उनको लगता है कि मेरे को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, जबकि इंडस्ट्री में मैथ्स यूज नहीं हो रहा तो माया यूज हो रहा, तो मैं क्यों करूँ मैथ्स। वही चीज यहाँ फ्यूजन के साथ है कि भाई न्यू यूज हो रहा है तो फ्यूजन क्यों करूँ, क्योंकि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जो अभी भी इसको यूटिलाइज करेंगी ही करेंगी। अगर आप उस सिस्टम के थ्रू नहीं गए, आपको माया सीखना इजी क्यों लगा, क्योंकि आपने मैथ्स में एक बार थ्रू कर लिया वो चीज। मेन चीज ये है कि मैथ्स कैसा सॉफ्टवेयर है, इट्स अ डायमेंशनली करेक्ट सॉफ्टवेयर, और माया का सॉफ्टवेयर है पैरामीट्रिकली करेक्ट सॉफ्टवेयर। इसलिए कैरेक्टर एनिमेशन काम किसमें होगा, माया में, पर आर्किटेक्चर काम किसमें होगा, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन किसमें होगी, मैथ्स में होगी। स्टैंडर्ड डिवीजन पे काम होगा तो भी मैथ्स में होगा, पर अगर सिमुलेशन बेस्ड काम होगा तो माया में चले जाओगे। रिगिंग काम होगा तो माया में चले जाओगे। मैथ्स में वो किस पे काम करता है, स्केलेटन बेस वाले रिग पे काम करता है। तो ऑटोमेशन, इसलिए गेमिंग में क्या यूज करते हैं, वो मैथ्स यूज करते हैं रिग के लिए, क्योंकि इसमें कैट की फाइल्स आते हैं, लिंक हो जाती है ना, वो स्केलेटन पे रिग होती है, कैट फाइल्स होती है, उनको कैट को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्केलेटन पे डालो, वो अपने आप आपको बने बनाए एनिमेशन दे देता है। समझ आ रही चीज। तो हर चीज का अपना एक नजरिया है समझने का, कोई दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर खत्म नहीं होता। तो किसी को भी लगता है कि मैथ्स सीखना है वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं, उससे उसको कनेक्ट करना इजी हुआ। मैथ्स चलता है पूरे लेयर बेस हायरार्की पे, इसलिए उसको पहली बार में सिखाया जा सकता है। डायरेक्टली माया सिखाना अपने आप में क्या है, टफेस्ट है, क्योंकि एक बार वो क्या खोल के देगा, स्पेस बार मारा और वो खुली इतनी सारी नोट के ग्राफ। तो अगली पहली बार में बंदा ये सोचता है मेरे वर्टेक्स लेने के लिए भी यहाँ जाना पड़ता है क्या इसमें। तो जो बंदा पहली बार आफ्टर करके गया, उसे माया खोल के देगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तो क्या हुआ, एक शॉक लगेगा ना। इसलिए मैथ्स को सिखाना क्या है, कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, क्योंकि उसका इंटरफेस, इसकी सिस्टम ही कैसा है, लेयर के जैसा है। इसे उठाओ, यहाँ जोड़ो, खत्म, जोड़ना भी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बनाना। स्लेट मटेरियल दे रखा हुआ है, उठाओ और ड्रैग ड्रॉप करो। ये काम हम फोटोशॉप से भी करते आ रहे हैं, ड्रैग ड्रॉप का, इसलिए वो जल्दी समझ में आया। पर वहां माया में क्या करना पड़ता है, हाइपर शेड खोलो, वहां जाके ग्राफ खोलो, उस ग्राफ से कनेक्शन बनाओ। अनरैप खोलने के लिए पहले वहां जाओ अंदर। तो वो पैरामीटर के लिए बहुत एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है, पर उसको पहली बार में समझाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए मैथ्स सिखाया जाता है। समझ रहे हो बात, वो आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसलिए पहले आपको न्यूक सिखा देते ना डायरेक्टली, क्यों आफ्टर इफेक्ट्स में घुसे थे। जिसका वीएफएक्स करना था उसको हमें न्यूक सिखाना ही था डायरेक्टली, हम आफ्टर इफेक्ट्स जाना ही चाहिए था, पर गए क्यों, क्योंकि हमें बेस क्लियर हुआ। अब हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं, अच्छा उसमें ये काम करना ठीक नहीं है, वहां फाइलें हैवी होती है, पर उस टाइम में समझाते वाली चीज तो समझ में आती नहीं। तो जो तुमसे कोई भी अगर बंदा पूछ रहा है ना कि मेरे को अपने सिस्टम में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अपनी समझदारी कम लगाओ, कुछ चीजें सोच समझ के बनाई गई होती है, करने दो उसको, जो कर रहा है ना मैथ्स सब करो भाई, अगर है वो सिस्टम में तो उसे करो। वो बोरिंग भी होगा, बिल्कुल होगा बोरिंग, पर उससे तुम्हें कम से कम उस पाइपलाइन का अंदाजा लगेगा। मैं क्या मैथ्स यूज करता हूँ, मैं नहीं करता ना, नॉट अ 3D आर्टिस्ट, बट आई डू हैव नॉलेज ऑफ मैथ्स। मैं माया भी यूज नहीं करता, पर मुझे माया की भी नॉलेज है। मैं उड़नी भी यूज नहीं करता, पर ओवरव्यू तो पता है ना उसका, कि करे तो वो भी अटेंड है ना क्लास। उससे ये तो फायदा कि मैं किसी के सामने बोल पाता हूँ। कोई मेरे सामने नया बंदा आएगा तो मैं सिर्फ 10-50 सॉफ्टवेयर के नाम गिना सकता हूँ, तो उसे लगता होगा इससे 50 ही आते हैं, भले मुझे नहीं आते, पर पहली बार में इंप्रेशन क्या बनेगा उसका, ये महान आदमी है, ये कुछ कर पाएगा, इसके अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। ऐसे ही इम्पैक्ट बनता है ना। वो तो बाद में सच्चाई पता लगती है कि ये जल्लाद आदमी भी यही है, इससे बच के भी रहना पड़ता है, राइट। तो वो कुछ चीजें ना इसलिए बनाई गई है, तो इम्पैक्ट आपको भी बनाना पड़ जाए। फर्स्ट इंप्रेशन बन गया तो लास्ट वाला कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, समझ आ गया ये। तो अभी क्या करेंगे, अभी कुछ लोग है नहीं आज, तो इस सॉफ्टवेयर को तब तक इंस्टॉल करो, फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम से शुरू करते हैं फुल फ्लेज। ठीक है, यस सर। समझ आ गया, तो इंस्टॉल करो और फिर इसको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ग्रुप पे ही अपने। जय एक बार पूछियो, मैम ने शीट बनाई क्या? नहीं बनाई होगी, नहीं खाली है तो फिर लिखने पड़ेंगे, लिख दो ऐसे।